हैं। तो वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और बिहार में क्या कुछ तैयारियां हैं उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज दास मन्नू जी जो कि नेता हैं जेडीयू के, साथ ही संजीव कौशिक जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आर न्यूज पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मनोज दास जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि वहां पर जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए? देखिए, जो स्थिति आज हो चुकी है उसमें जो है कोई दूसरा उपाय है भी नहीं। हमारे नजर में माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर पूरे जगहों के जिलाधिकारी से और बड़े जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमने नाइट कर्फ्यू को लगाया, कुछ दुकान को बंद करने का प्रयास किया, सप्ताह में खोलने का काम किया, लेकिन इससे ये रुक नहीं पा रहा है। रुक नहीं पा रहा है कि इनके सामने कोई दूसरा चारा हो भी नहीं सकता है कि बिना लॉकडाउन किए। अब लॉकडाउन का क्या प्रकार होगा, क्या आकार होगा, वीकेंड लॉकडाउन होगा या संपूर्ण लॉकडाउन होगा, ये तो तय सरकार को करना है। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से भी, निजी रूप से भी पूछा जाए तो हर एक जवान जो बिहार को बचाना चाहते हैं, जो हर युवा वर्ग जो बिहार को बचाना चाह रही हो, जो बिहार में रह रहे हो, जिनको बिहार से प्रेम है, वो व्यक्ति अभी लॉकडाउन के पक्षधर ही है। और सरकार को जी, क्या सरकार को बिहार से प्यार नहीं है? राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर? क्या लगता नहीं है कि लॉकडाउन से ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य सुविधाएं जो वहां पर बदहाल हैं उनकी बेहतरी के लिए काम किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके? स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत बेहतरीन नहीं कह सकते हैं, लेकिन पिछले दिनों के अपेक्षा में बहुत अधिक सुधार भी हुआ है। लेकिन जिस तेजी से देखिए अचानक कोरोना पीड़ितों का रोग बढ़ते चला गया तो सरकार को भी उसके संसाधन उठाने में परेशानी हो रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, सरकार ने भी कई दूसरे प्रदेशों से ऑक्सीजन की भी मांग की है, वहां से आ भी रही है। जो दवा था उसको विशेष विमान से लाया भी गया है। तो इसलिए सरकार पूरी तरह से प्रगतिशील है और बहुत जल्दी, जिस तरह से पिछले बार कोरोना पर हमने अधिकार जमा लिया था, हम लोग चंद दिनों में, तो 4 दिनों में ही पूरी तरह से जो अव्यवस्था का माहौल है, सारा अव्यवस्था का माहौल सही हो जाएगा। और क्योंकि जितनी तेजी से अस्पतालों का भी बढ़ोतरी किया जा रहा है, बेड का भी बढ़ोतरी किया जा रहा है, उपकरण का बढ़ोतरी किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में समस्याओं का समाप्ति होगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुनः बिहार अपने पुराने पहचान पर पहुंच जाएगा। आपके पास सभी लौटेंगे। संजीव जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जिस तरीके से शुरुआती दौर में जब कोरोना स्ट्रेन की नई लहर आई ही थी तो बिहार में स्थिति काफी सामान्य थी, बेहतर थी बाकी राज्यों से, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि लॉकडाउन लगाना सही है? देखिए, केवल हम बिहार की बात नहीं करेंगे, बिहार के साथ कमोबेश देश के हर राज्य की हालात यही थी कि पहली बार में जो कोरोना का लहर आया था उसमें सबों ने कमोबेश एक तरह से हालात पे काबू पा लिया था। लेकिन देश के हुक्मरानों ने, चाहे वो राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, वो लोग इतने इस महामारी के तरफ से अपने आप को मोड़ लिया और किसी और कार्यों में वो संलग्न रहे, ताकि इधर उनकी निगाहें गई ही नहीं और स्थिति ये हो गई कि केंद्र से लेकर राज्य जो महामारी का कहर आपको दिखाई दे रहा है वो सामने है। बिहार की बात यदि हम कर ले तो बिहार में, चाहे बिहार के छोटे शहरों की बात कर ले या राजधानी की बात कर ले, स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर जो दृश्य है वो ऐसा नहीं है कि इस महामारी में ही उजागर हुई है। इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे 2020 की महामारी की बात हो या उससे पहले हमने मुजफ्फरपुर में वो चिमकी बुखार के बाद में जो हालात पैदा हुए थे। बिहार के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप लंबी लंबी बातें कीजिए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 1480 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर वहां पे मौजूद है। वहाँ डॉक्टरों की काफी मात्रा में कमी है, वहाँ पे नर्सों की कमी है, जो पिछले कई वर्षों से वहाँ पे बेहतर तरीके से उनके लिए काम नहीं किया गया है या उनकी भर्ती नहीं की गई है। मनोज दास जी, सुन रहे हैं आप, मरीजों की कमी है, मतलब मरीज हैं लेकिन नर्स नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है वहां पर। तो सीधे तौर पर इस वक्त लॉकडाउन से भी ज्यादा जरूरत जो है अस्पतालों की जो व्यवस्था है उन्हें बेहतर करने की है। हालांकि लॉकडाउन के फैसले पर विपक्ष भी तैयार नहीं है, विपक्ष की तरफ से भी लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे?
मैं उसी पे आ रहा था। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आप विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, विपक्ष तो राजनीति करेगा ही, सत्ता पक्ष के विरोध में वो बात करेगा ही, लेकिन सत्ता पक्ष में भी आपसी सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि जदयू के स्वर कुछ और है, बीजेपी के स्वर कुछ और थे। पिछली बार जब रात्रि वो नाइट कर्फ्यू की जब बात हो रही थी, उसी समय बीजेपी, जदयू और वीआईपी के अलग अलग स्वर दिखाई दे रहे थे। आज के डेट में भी यदि आप देखेंगे तो हम के जो मुखिया है जीतन राम मांझी, उन्होंने जिस तरह की शर्तें बताई है कि इन शर्तों पे लॉकडाउन लगाने की बात है, वो निश्चित तौर पे वो संभव ही नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि आदरणीय नीतीश कुमार की बातों से वो सहमत नहीं होंगे या नहीं समझ पाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो नाइट कर्फ्यू की बात होती है, ये केवल एक प्रतीकात्मक होता है। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जब लोग पूछते हैं कि इस नाइट कर्फ्यू से होता क्या है, तो आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर पड़ता है कि नहीं, हमें अपने आप को तैयार रखना है और इस कोरोना के काल में अपने आप को बचाए रखने के लिए कुछ सावधानियां है वो बरतनी होती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने देखा है कि इस तरह से लगातार जो हॉस्पिटलों की स्थिति है, वहाँ पे बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है। राजधानी की हालत, हम लोग राजधानी में यहाँ दिल्ली में भी है, राजधानी की हालत जो है देश की राजधानी की हालत है, कमोबेश वैसे ही बिहार की राजधानी की हालत है। तो ये अभी के वक्त में मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन तो मनोज जी, एक दूसरे से कंपेयर कर देने से स्थिति बेहतर नहीं हो जाएगी? अगर आप ये कह देंगे कि दिल्ली की राजधानी जो दिल्ली है वहां पर हालात सही नहीं है, इसकी वजह से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते बिहार में जो चल रहा है। नहीं, तो संजीव जी, ये नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, रहने दीजिए। संजीव जी, आपसे जानना चाहूँ कितना संतुष्ट हैं आप इनके जवाब से? राजधानी की बात कर रहे हैं तो ये बात जहन में है कि सबसे बेहतर जगह पे और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की दम भरी मनोज दास जी, अभी लौटेंगे आपके पास। मैं जानना चाहूंगी कि संजीव जी की क्या प्रतिक्रिया है। जी नहीं, देखिए संजीव जी का कहना कहीं से भी गलत नहीं है। जो स्थिति है उस स्थिति में ये सही है। उनका कहना से मैं कहीं अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। पर मनोज जी, उन्हें जवाब तो देने दीजिए, उन्हें जवाब तो देने दीजिए। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पक्ष विपक्ष की जो इस वक्त चल रही है, लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, इस बीच जनता कहीं ना कहीं सफर कर रही है, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बाकी राज्यों में भी हालात सही नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिहार में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है तो हम भी काम कर ही रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं आप इस जवाब से? देखिए, मुश्किल ये है कि बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग मजदूरी के लिए बाहर निकलता है और दूसरे शहरों में काम करता है। वो कमोबेश फिर वापस भी आना शुरू कर दिया है और वापसी आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लॉकडाउन करने की स्थिति में जो वो लोग जो हैंड टू माउथ की स्थिति होती है, वो कमाते हैं और खाते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी इसी तरह से चलती है कि वो रोजाना कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं और अपने आप को जिंदा रखते हैं। लॉकडाउन में ऐसे लोगों की सांसें थम जाती है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आगे हमारे लिए क्या होना चाहिए। निश्चित तौर से वैसे लोगों के लिए ये बहुत दुश्वारियों वाला वक्त होता है, लेकिन आखिर प्रशासन के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वो करे तो करे क्या? जिस तरह से अभी छूट दी गई है, लगातार जो स्पीड दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में बिहार नहीं कवर कर पाएगा। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात मैंने कहा कि किस तरह से लचर व्यवस्था है, वो कवर करने में बहुत मुश्किल होगी और ये विभीषिका पूरे बिहार को अपनी चपेट में ले ले। इससे पहले निश्चित तौर पे सरकार को संजीव जी के साथ इसे सोचना ही होगा। यदि सरकार आपसी, जिस तरह से मैंने कहा कि उसके अंदर भी एक स्वर नहीं निकल रहा है, वो फूटता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पहले एक स्वर हो, इसके बाद में इसके बारे में सहमति बनाए और आगे सोचे। जी सादी, मनोज जी, आप क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से संजीव जी ने कहा कि एक सहमति होना इस वक्त बहुत जरूरी है और एकजुटता के साथ इस वक्त काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड जो प्रवासी मजदूर भी आ रहे हैं वो भी एक काफी बड़ा मुद्दा और चिंता का विषय इस वक्त बिहार सरकार के लिए है। उसको डील करने के लिए क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से? नहीं, उसके तरफ से देखिए, जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उन लोगों के लिए लेबर विभाग ने एक नंबर भी दिया है कि जिन्हें काम की जरूरत होगी उन्हें हम काम दिलाएंगे। दूसरी बात है कि सरकार या सरकार के सहयोगी दल कोई उनमें अभिन्नता नहीं है। कहीं कुछ मामले पर है तो सरकार का अपना काम है, दल का अपना काम है। दोनों के स्तर से सारे लोग, जो भी दल के लोग हैं, वो अलग से अपने स्तर से जो उनके पास संसाधन है वो संसाधन से उनको मुहैया करा रहे हैं। दूसरे तरफ सरकार भी हर क्षेत्र में उन्हें अपने स्तर से उनको राहत पहुंचा रही है। तो कहने का मतलब है कि कुछ परेशानी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से लोगों का आना बिहार के अंदर शुरू हुआ होली के बाद, होली के छुट्टियां में, और अभी तक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जो कोरोना का जो स्थिति था, जो रोग का स्थिति था, वो बाहर से आने वाले लोगों के कारण ही हुआ। और हम लोग भी, हमारी जनता भी, हम लोग भी इसके प्रति उतने सचेत नहीं हुए। न हमने मास्क का भी उपयोग किया, न हम भीड़ भाड़ इलाकों से बचे।
ये इस कारण से भी कोरोना पूरी तरह से फैला है। पर मनोज जी, अगर लोगों ने पालन नहीं किया तो क्या इसमें लोगों की गलती है या पुलिस की गलती ज्यादा है कि वो पालन करवा नहीं पाए लोगों से? देखिए मैडम, ये आपका कहना नहीं, अब कहने का मतलब ये है कि अब पुलिस तो अपने स्तर से जहाँ पकड़ी फाइन की, ये कर दी वो कर दी, अब टोटल जगहों पर इसके लिए देखिए जब तक हम लोग कंसस नहीं होंगे, और आज डेट में आज 2-3 दिन से जिस तरह से बिहार में घटनाएं घट रही है, लोग बहुत ज्यादा कंसस है, अभी बिना मतलब के घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। तो ये कंसस अगर उस समय भी लोगों में आई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इनके प्रति बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व ली हुई है, और कुछ प्रॉब्लम है इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो सभी लोगों को मिलकर। मनोज जी, गोल गोल बातें घुमाकर आपने सीधे तौर पे जनता के ऊपर ही डाल दिया है ब्लेम कि जनता को करना चाहिए था। संजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी, प्रतिक्रिया दीजिए इस पर। देखिए, मूल बात यह है कि हम जिसके जैसा बनना चाहते हैं, जिसके जैसा आचरण रखना चाहते हैं, जिसके जैसा हम कदम बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों ने सबका शीर्ष पर जो लोग बैठे थे उन लोगों ने सही आचरण का मुजाहरा पेश नहीं किया। हमने देखा है कि किस तरह से इस कोरोना काल की अवधि में, चाहे वो इलेक्शन की अवधि हो या अन्य जगहों पर जिस तरह के समारोह हो रहे थे, देश के वैसे वैसे बड़े हुक्मरान जिनके जैसा मैंने कहा कि आचरण करना चाहते हैं, उन लोगों ने। समय की कमी है, माफी चाहूंगी, मैं चाहूंगी आप बस 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करें। संजीव जी, समय की कमी है, बस 20 सेकंड में आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है ज्यादा जिम्मेदारी किसकी थी, जनता की, पुलिस की या सरकार की? नहीं, मैं मानता हूं कि सरकारें निश्चित रूप से विफल नहीं है। सरकारों को संजीदगी के साथ इस पर ध्यान देने की जरूरत थी, और उन्होंने अपने दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया, और उनको जो तैयारियां करनी थी उन्होंने अपनी तैयारियां नहीं की, जिसका नतीजा आज की जनता भुगत रही है। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। इसके साथ ही अब रुक करेंगे महाराष्ट्र का, जहां महाराष्ट्र के ठाणे में मुंब्रा स्थित एक प्राइम क्रिटिक केयर अस्पताल में आज सुबह आग लगने से बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि इस बीच आपको बताते चलें कि आग लगने की घटना के बाद शिफ्टिंग के दौरान 4 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आग सुबह करीब 3:40 पर लगी, जिसके बाद शिफ्टिंग के दौरान 4 मरीजों की मौत हो गई है, तो वहीं बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें करीब 20 मरीजों को अस्पताल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में दमकल की 2 गाड़ियां लगी थी और इसके साथ ही बचाव वाहन भी घटनास्थल पर पहुंच गए और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो वहीं इसके साथ ही आपको बता दें महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी फार्मा कंपनी में आग लगने की खबर सामने आई है। हालांकि आग को बुझा दिया गया है और इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। तो वहीं महाराष्ट्र के परभणी जिला अस्पताल में भी ऑक्सीजन पाइपलाइन पर पेड़ की शाखा गिर गई, जिससे पाइपलाइन लीक हो गई, और हालांकि आपको बता दें कर्मचारियों ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए व्यवस्था की और इसके साथ ही 14 मरीज जो कि ऑक्सीजन पर ही जिंदा थे उन्हें बचा लिया गया है, उनके लिए व्यवस्था कर दी गई ऑक्सीजन की। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक महाराष्ट्र में इस तरह की घटना सामने आ रही है, वो कई सारे सवालिया निशान जो है खड़े कर देते कि आखिर पहले से ही कोरोना का संक्रमण है, पहले से ही लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, और इसी बीच जब अस्पताल में कोई मरीज भर्ती होता है, जान बचाने की कोशिश की जाती है उसकी, और इसी बीच अगर अस्पताल से भी इस तरह की खबरें निकल कर सामने आए कि कहीं अस्पताल में आग लग गई, तो कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर जो है लीक हो गया, तो ऐसे में अब मरीज जाए तो कहां जाए। महाराष्ट्र में इस वक्त काफी बड़ा सवाल मरीज की जान को लेकर बना हुआ है। अगर कोरोना से बचते हो तो अस्पताल में कैसे जाओगे, और अस्पताल में जिस तरह की सुविधा और व्यवस्था देखने को मिल रही है, तो कहीं ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, और इसी बीच महाराष्ट्र में आग की खबरें भी अस्पतालों में लगातार सामने आ रही हैं। तो हाल में आपको बता दें कि मुंबई से लगभग 70 किलोमीटर दूर पालघर जिले में भी विरार में स्थित एक अस्पताल में आग लग गई थी, जिसकी वजह से 15 कोविड मरीजों की मौत हो गई थी। और इसके बाद अब कुछ ही दिन बाद जो है एक और महाराष्ट्र के अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आई है, जिसमें 4 कोविड मरीजों की मौत हो गई है। आखिर इन मरीजों का जिम्मेदार कौन है, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से अस्पतालों में दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये जो कड़ी है ये कब तक चलती रहेगी इस तरीके से? ये बड़े सवाल इस वक्त के कुछ महाराष्ट्र की सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में परिस्थितियां कब बेहतर होंगी। बताते चले कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो बड़ी खबर निकल के महाराष्ट्र से सामने आई है वो ये है कि एक अस्पताल है मुंब्रा का, जहां पर आग लग गई है, और आग लगने की वजह से शिफ्टिंग के दौरान 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 20 मरीजों को
सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया है। लेकिन इसी बीच सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी, और इसकी जो स्पष्टीकरण है आग लगने के कारण का जो है अभी जांच की जा रही है। इस वक्त मौके पर जो है पुलिस पहुंच चुकी है और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है। और आपको बताते चले कि सुबह 3:40 पर यह आग लगी थी और इसके बाद से ही काफी कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और इसी दौरान दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। तो वहीं हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजपुंज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शिवसेना के नेता हैं। राजपुंज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। जी नमस्कार। राजपुंज जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र से लगातार जो है अस्पतालों में आग लगने की खबर सामने आ रही है, तो एक काफी बड़ा सवाल ये सरकार पर खड़ा कर देती है कि आखिर अस्पताल में व्यवस्था क्या है। कोई आपातकालीन स्थिति के लिए अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था की गई है? 4 मरीजों की मौत हो चुकी है आज। देखिए बिल्कुल उसके लिए हम बिल्कुल संवेदना प्रकट करते हैं। किसी भी इस शख्स की किसी की भी मौत हुई हो कि इस देश में हर नागरिक की अपनी एक अहमियत है और हर इस देश के नागरिक को कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का हादसा होना नहीं चाहिए और इसके ऊपर जांच अवश्य होगी। लेकिन ये हादसा शिफ्टिंग के दौरान हुआ है, इसमें कौन कौन दोषी हैं उन पर अवश्य कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस पे टीमें बना दी गई हैं और उस पे वो कार्य कर भी रहे हैं। पर राजकुंज जी, ऐसा क्यों होता है कि जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद ही सरकार की नींद टूटती है? हाल ही में जो है विरार में भी एक हादसा हुआ था अस्पताल में और पता चला था जांच में कि राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न नियमों और दिशा निर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन किया गया था। अस्पताल में इस साल अग्नि सुरक्षा ऑडिट भी नहीं कराया गया था और ना ही उसके पास अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र था। तो ये सब इतनी सारी जो खामियां थी, ये सब जांच में क्यों सामने आई, हादसे के बाद क्यों सामने आई? हादसे से पहले सरकार की तरफ से अस्पतालों की जो व्यवस्था है उस पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए, कार्रवाई जो भी दोषी होते हैं, चाहे कहीं भी कोई, तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी और अवश्य होती है कार्रवाई। ये इसमें हम इसके साथ पूरी पब्लिक के साथ हम खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के आप देख रहे हैं संक्रमण की स्थिति महाराष्ट्र के अंदर 60,000 से ऊपर लोगों की संक्रमण की स्थिति है। उस तरह से महाराष्ट्र इस समय झेल रहा है। मैं सब जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जिसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब देखिए कि पूरे देश में इस समय हालात क्या है, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि जो सेकंड वेव है कोरोना की, ये किसी भी तरह से हमें समझ ही नहीं आ रहा लोगों को ये कर क्या रही है। और जो हमारे इस समय जो इसके लिए जो हमें सहूलतें बनाई गई थी वो भी हमारी कहीं ना कहीं, लेकिन राजकुंज जी, इतना तो समझ आता ही है ना सबको कि जो मरीज हैं वो अस्पताल ही जाएंगे, तो क्यों ना अस्पताल की व्यवस्थाओं का एक बार निरीक्षण कर लिया जाए ताकि सुनिश्चित कर लिया जाए कि अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं सटीक तरीके से की गई हैं या नहीं। देखिए, इस समय आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से महाराष्ट्र ने बिल्कुल भी 24 घंटे कार्य किया है और बिल्कुल भी यहाँ अनरेस्ट है। पूरे देश के दूसरे प्रांतों के अंदर तो बिल्कुल थोड़ा सा कोरोना ने उनको दम लेने का समय दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में वो बिल्कुल नहीं हुआ। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि हम फिर भी ये देख रहे हैं कि देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जो एक फैसिलिटीज को और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि अब सब लोग मिलके चले, कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना लगाया जाए, राजनीति ना करी जाए। राजकुंज जी, आपके जवाब बड़े डिप्लोमेटिक लग रहे हैं मुझे। मेरा सवाल साफ तौर पे बस इतना सा था कि जब मरीज अस्पताल में ही जाता है इलाज के लिए, तो क्यों ना अस्पताल व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लेना चाहिए था? क्या इसके लिए भी केंद्र की जरूरत थी आपको? नहीं, देखिए बात के मैं सिर्फ ये छोटी ये जो घटना घटी है, ये 4 लोगों की जो जान गई है, मैं उनके परिवार ये छोटी घटना नहीं है राजकुंज जी। नहीं, देखिए मैं क्षमा चाहता हूँ, छोटी घटना नहीं, ये उनके परिवार के लिए संवेदना देने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा ये है, चाहे एक भी जान जाए, किसी को मैं कह रहा हूँ जान जाए ही क्यों, किसी की इस देश में किसी की जान क्यों जाए। और दूसरी बात है कि अगर जान जा भी रही है, इस तरह से जो हालात पैदा हो गए हैं, इसके ऊपर कम से कम केंद्र को साथ देना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। साथ में ये केंद्र ने कब आपकी वादा खिलाफी की? केंद्र ने कब आपको नकारा है? ये वाली स्थिति जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, अस्पताल की बात चल रही है, जिसका सीधा जो खामियाजा है, जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी पे बिल्कुल खड़े हैं, शिवसेना अपनी जिम्मेदारी पे बिल्कुल खड़ी है। महाराष्ट्र सरकार 24 घंटे कार्य कर रही है। हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी कार्यकर्ता
ग्राउंड के ऊपर कार्य कर रहे हैं, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं। लेकिन इसके ऊपर तो किसी का जोर नहीं है ना, कि अब जो केसेस जिस तरह से आ रहे हैं और जिस तरह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, अब इस पे आप किसी का जोर, आप क्या कहेंगे कि कोई रोक सकता है इसको? हवा के वेग को कोई रोक सकता है? कोरोना का जो ये चल रहा है, इसको कौन संभाल सकता है? जब केंद्र सरकार भी हाथ खड़े करके बैठी है आज, तो राज्य सरकारें तो बहुत दूर की बात है। लेकिन राजकुंज जी, क्या लगता नहीं है कि अब ये समय आ गया है? इससे पहले भी 15 लोग जो हैं अस्पताल की आग में झुलस चुके हैं, जान गंवा चुके हैं। आज ये स्थिति सामने आई है, 4 लोग मर चुके हैं, और अब जिस तरीके से आंकड़े महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर मरीज अस्पतालों में ही हैं। तो क्या लगता नहीं है कि अस्पतालों को एक बार फिर से निरीक्षण करने की जरूरत है वहां जाकर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अस्पतालों को निरीक्षण करने की आवश्यकता है। इस समय आप देख रहे हैं जो कोरोना काल हो सकता है, इसके दौरान वहां पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से पेशेंट्स, इतने ज्यादा पेशेंट्स हैं जहां कैपेसिटी नहीं है। तभी मैं कह रही हूँ कि जरूरत है, पेशेंट्स बहुत ज्यादा है। राजकुंज जी, ये समझिए बात को कि वहां पर 20 मरीजों को निकाल लिया गया है। अगर खुदा न खास्ता उन्हें ना निकाला जाता तो 20 मरीज भी भेंट चढ़ चुके होते। जी जी बिल्कुल, ये सुबह 3:40 का हादसा है, और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और इस किसी भी जो भी परिवार है, उनसे मेरी ये संवेदना है, बिल्कुल उनके साथ हम खड़े कंधे से कंधा मिलाकर, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जिन्होंने इस प्रकार का कृतज्ञ किया, जो भी इस प्रकार से दोषी पाए जाएंगे, इसमें उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। एक एक व्यक्ति जो भी इस पे हानि पहुंचती है, चाहे वो घायल ही क्यों ना हुआ, उसको छोटी सी चोट भी क्यों ना पहुंचे, वो भी बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। साथ ही राजकुंज जी, आगे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ रणनीति सरकार की तरफ से तय की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में हालांकि अभी हाल ही में केसेस कम हुए हैं, लेकिन अभी भी आंकड़ा काफी बड़ा है, तो इसके लिए किस तरह की रणनीति सरकार की तरफ से की जा रही है? अभी देखिए, केसेस एक दिन में कम हुआ, अभी पिछले एक दिन कम हुए थे केसेस, तो लेकिन फिर दोबारा से वही हालात फिर दोबारा हो चुके हैं। वहां पर इतने सारे जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं, लोकल ट्रेन पे लोग समझ नहीं रहे, किसी की बात समझ नहीं रहे, उसको आगे बढ़ते जा रहे हैं लोग। वहां पर उनको बोला जा रहा है, रिक्वेस्ट करी जा रही है कि आप रुकिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, थोड़े दिन में ये सारी चीजें हटेंगी, आप लोग कार्य कीजिए। कम से कम हम चाहते नहीं कि आर्थिक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर इसका जोर पड़े, क्योंकि ये लोग भी देखिए रोजी रोटी कमाने के लिए दूर दूर से आए हैं, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली, भारत के पूरे दिल्ली से और दूसरे प्रांतों से भी लोग आते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर। तो लेकिन ये लोग अगर घर जाएंगे, इनकी रोजी रोटी के ऊपर भी सवाल है, तो इसलिए राजकुंज जी, जो रोजी रोटी की चिंता आप अब जता रहे हैं, पहले नहीं जतानी चाहिए थी। पिछले साल का नजारा याद है आपको, महाराष्ट्र से बिहार गए थे लोग मीलों पैदल चलकर। बिल्कुल बिल्कुल मालूम है, फिर महाराष्ट्र से नहीं पूरे देश से पलायन हुआ था, और इस तरह से लोग आपने हर जगह देखा होगा, चाहे वो कोई भी दिल्ली हो, पंजाब हो, हर जगह से लोगों ने पलायन किया था। लोग उनको काफी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब देखिए, अब लोगों को कोई जोर जबरदस्ती से बंद तो करा नहीं जा सकता। अगर वो अपनी मर्जी से कोई चीज करना चाहते हैं, ये उनको मर्जी नहीं राजकुंज जी, मजबूरी कहिए, क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, अगर पैसे नहीं होंगे, खाने के लिए सामान नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे? आप बताइए मुझे, क्या करना चाहिए था उन्हें? देखिए, उनके लिए हमने जगह जगह, पिछले साल भी आपने देखा होगा कि इतने बड़े बड़े स्तर पर उनको खाने भोजन कराने की कोशिश करी गई, जिसमें जहां पूरे हद तक हमने कोशिश करा, प्रयास करा, तब भी हमने ये भोजन का प्रयास करा कि सबको भोजन मिले। कम से कम जो लोग स्थापित हो गए हैं, जो अपने स्थान छोड़ चुके हैं, जहां इंडस्ट्री पर उनके काम धंधे बंद हो गए, उनको भोजन तो कम से कम मिले। कि उसके बाद की बात है कि वो 2 दिन में उनको ट्रेन मिलती है, वो जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, ये उनकी अपनी इच्छा का वो है। बाकी आप देखिए, अब इस समय भी यही हालात है देश के अंदर, और अभी तो ये तो समझ किसी को नहीं आ रहा कि कोरोना कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। ये एक वायरस है, इस प्रकार से कौन इस पर रोक लगा पाएगा, कब लगेगी, नहीं लगेगी, लेकिन प्रयास तो देखिए केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार। राजकुंज जी, माफी चाहूंगी, समय की कमी है मेरे पास, पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मुद्दे पर। और इसके साथ ही फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।